नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये यकीन करने लायक है कि हमारे शरीर की हर एक, जी हाँ, हर एक कोशिका में करीब 6 फीट लंबा डीएनए होता है? बिल्कुल, यही वो छोटा सा सूक्ष्म धागा है जो असल में जीवन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी निर्देश पुस्तिका है। तो चलिए आज हम इसी कोड को समझने की कोशिश करते हैं। वो कोड जो हर जीवित चीज को उसकी असली पहचान देता है। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज, उसे कैसे पता होता है कि उसे एक विशाल बड़ा सा बरगद का पेड़ बनना है? या फिर एक अकेली कोशिका कैसे बढ़ते बढ़ते एक पूरे इंसान को बना देती है? सुनने में ये किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे का जो विज्ञान है वो जादू से कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। तो इसका जवाब छिपा है एक कोड में, एक गुप्त भाषा में, जो एक बेहद खास मॉलिक्यूल यानी अणु में लिखी हुई है। एक ऐसी भाषा जिसमें जीवन को चलाने का हर छोटा बड़ा निर्देश मौजूद है। और उस मॉलिक्यूल का नाम है डीएनए। तो फिर तैयार हैं? चलिए जीवन के इस मास्टर ब्लूप्रिंट के पन्ने एक एक करके पलटते हैं और इस अविश्वसनीय अणु के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। वो अणु जिसमें हमारी पूरी आनुवांशिक जानकारी, हमारी पूरी कहानी छिपी है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या आसान भाषा में कहें तो डीएनए। इसे विरासत का अणु भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो चीज है जो माता पिता से उनके बच्चों में सारे गुण लेकर जाती है। और इसकी सबसे जानी पहचानी तस्वीर है वो डबल हेलिक्स वाली, मतलब एक घुमावदार सीढ़ी जैसी, जिसका मॉडल सबसे पहले वॉटसन और क्रिक ने दुनिया को दिखाया था। अब देखिए, अगर डीएनए को जीवन की भाषा माने तो फिर इसकी बनावट को समझना, इसके अक्षर और व्याकरण को सीखने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये भाषा किन अक्षरों से मिलकर बनी है। डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई है, मतलब इसका हर एक अक्षर, उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल चीजों से बना है: एक फॉस्फेट ग्रुप, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। और यही बेस असल में वो अक्षर है जिसमें सारी की सारी जानकारी कोड की हुई होती है। और यहीं पर होता है असली कमाल। देखिए, ये जो अक्षर है ना, ये सिर्फ 4 ही तरह के होते हैं। एडेनिन, जिसे हम ए कहेंगे, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी और थाइमिन टी। और इनका एक बहुत ही सरल सा लेकिन अटूट नियम है: ए हमेशा हमेशा टी के साथ ही जुड़ेगा और जी हमेशा सी के साथ। बस ये जो जोड़ियां हैं, यही हमारी उस घुमावदार डीएनए की सीढ़ी के पायदान बनाती हैं। कितना सुंदर और सिंपल सिस्टम है ना? तो जरा सोचिए, जीवन की ये इतनी बड़ी निर्देश पुस्तिका जिसमें अरबों अक्षर हैं, ये नई कोशिकाओं के लिए हूबहू एकदम परफेक्टली कॉपी कैसे होती है, वो भी बिना किसी गलती के? इसका जवाब भी वॉटसन और क्रिक ने एक बहुत ही शानदार तरीके से दिया था। उन्होंने कहा कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे हम किसी किताब की 2 कॉपी बना रहे हों, लेकिन हर नई कॉपी में एक पन्ना असली पुरानी किताब का हो और दूसरा पन्ना एकदम नया। इस तरीके से ये पक्का हो जाता है कि जो असली जानकारी है उसमें कोई भी गड़बड़ न हो। लेकिन डीएनए सिर्फ कॉपी होने के लिए तो नहीं बना है। इसका असली काम तो है प्रोटीन बनाना। ये प्रोटीन वो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो हमारे शरीर में लगभग हर काम करते हैं। तो अब ये देखते हैं कि इस पूरी किताब से एक अकेली रेसिपी, यानी एक जीन, को पढ़ा कैसे जाता है। जो पहला स्टेप है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसे ऐसे सोचिए, जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एक मास्टर कुकबुक रखी है और हमें बस एक रेसिपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम उस रेसिपी की एक फोटोकॉपी बना लेंगे ताकि उसे किचन में ले जा सकें। बस यहाँ भी यही होता है। डीएनए से जानकारी एक मैसेंजर मॉलिक्यूल यानी आरएनए में कॉपी हो जाती है। इसके बाद नंबर आता है ट्रांसलेशन का। अब वो जो आरएनए वाली फोटोकॉपी है वो कोशिका की फैक्ट्री में पहुंचती है, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम उस रेसिपी को पढ़ता है और उसमें दिए गए निर्देशों के हिसाब से एक खास प्रोटीन बना देता है। और फिर यही प्रोटीन शरीर में जाकर अपना तय किया हुआ काम करता है। और इसी पूरे प्रोसेस को, मतलब डीएनए की कॉपी बनना, फिर उससे आरएनए बनना और फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसी को बायोलॉजी की दुनिया में सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ये सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना सा है कि जानकारी का जो बहाव है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है: डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। आप कह सकते हैं कि यही जीवन का सबसे बुनियादी, सबसे अहम नियम है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा एकदम परफेक्ट होती है?
क्या होता है जब इस इतने जटिल कोड में कोई गलती हो जाए या फिर जब कुछ हिस्सों को कंट्रोल करने की, चालू या बंद करने की जरूरत पड़े? तो क्या होगा अगर कोड में कोई उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन हो जाए? अगर इसे आसान भाषा में कहें तो लिखते वक्त कोई टाइपो हो जाए, कोई गलती हो जाए तो एक छोटा सा, सिर्फ एक अक्षर का बदलाव भी बहुत बड़ा और कभी-कभी विनाशकारी असर डाल सकता है। मिसाल के तौर पर बीटा ग्लोबिन जीन में सिर्फ एक अक्षर के बदल जाने से सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि कोड की सटीकता, उसकी परफेक्शन जीवन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और एक दिलचस्प बात यह है कि एक जीन यानी हमारी रेसिपी, उसने जरूरी निर्देशों के साथ साथ कुछ गैर जरूरी हिस्से भी लिखे होते हैं। इन जरूरी हिस्सों को एक्सॉन कहते हैं और सिर्फ यही आखिरी प्रोटीन बनाने में काम आते हैं। बाकी के जो इंट्रॉन वाले हिस्से हैं उन्हें प्रोसेस के दौरान हटा दिया जाता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं वो कमाल की स्मार्ट होती हैं। उनके पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है ये कंट्रोल करने के लिए कि कौन से जीन को कब चालू करना है और कब बंद। और ये कंट्रोल सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लेवल पर होता है, ये पक्का करने के लिए कि हर काम बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से हो। और अब एक ऐसा आइडिया जो शायद दिमाग को थोड़ा चकरा दे। क्या हो अगर डीएनए हमेशा से बॉस नहीं था? एक थियोरी है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, जो कहती है कि शायद, बहुत शायद, पृथ्वी पर पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए था। डीएनए तो बाद में आया क्योंकि वो ज्यादा स्थिर था, ज्यादा भरोसेमंद था। तो अगर डीएनए आज का ब्लूप्रिंट है, तो सोचिए कि हमारे ग्रह के विशाल आनुवंशिक इतिहास में और कौन-कौन से रहस्य लिखे हुए हैं, जिनका खोजा जाना अभी बाकी है। इस पर सोचेगा जरूर।